भैया। जिस उम्र में आज हम सभी जी रहे हैं, मात्र इसी उम्र में या इससे भी कम उम्र में माँ भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, जब सुखदेव को फांसी हो रही थी तो उनकी माँ सुखदेव जी के पास जेल में जाती हैं और सुखदेव जी से बोलती हैं कि बेटा, तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा? अरे तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? उस समय सुखदेव की उम्र मात्र 23 साल थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर सुखदेव बोलते हैं, हे माँ, आज मुझे जाने दे, कल हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे, जो कि ऐसा हुआ भी, और जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और हमें स्वतंत्र भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम ही हैं इस देश के भविष्य, तकनीक में पिछड़ नहीं सकते। चारों तरफ खगोल से लेकर भूगोल तक परचम लहरा रहा है। विकसित भारत की तरफ 2 कदम बढ़ाकर देखो साथियों, कि कलाम के सपनों का नया भारत बनता जा रहा है, कि कलाम के सपनों का नया भारत बनता जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युगल गायन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बीए और बीएससी की छात्राओं को, शुभी, प्रियंका, स्नेहा, मोनी और संजना को। गीत के बोल हैं, तुझे क्या बेचेगा रुपया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। कोमल नहीं, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जन्म देने वाली माँ भी तुझसे हारी है। एक माँ भी अपने बेटी के आगे हार ही जाती है। अब इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष संजना सिंह को चुनाऊंगा।
मैं छात्र संघ महाविद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय भट्टाचार्य महोदय, छात्र संघ प्रभारी श्री अनूप कुमार पाटिल सर, कार्यक्रम प्रभारी श्री अखिलेश यादव सर और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी आज 15 अगस्त और हम सभी यहाँ अपने देशवासियों के एकता स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश शासन से आजाद हुआ था। आज सबसे पहले हमें उन सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई हमारे वीर लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत उन्नति हुई है। साइंस के क्षेत्र में, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, खेल के क्षेत्र में तमाम मंचों का भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज इस अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने बताया। कृषि क्षेत्र, हमें आज कृषि क्षेत्र में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश का किसान तब आगे जाएगा जब उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा, जब उसकी पूंजी का फल उसे मिलेगा। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कार्यक्रम प्रभारी हरिकेश सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उद्बोधन हेतु छात्र संघ प्रभारी अतुल पांडे सर, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार। स्वाधीनता दिवस के 78वें उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर, कार्यक्रम प्रभारी श्री हरकेश यादव जी, छात्र संघ उपाध्यक्ष सुश्री संजना सिंह, संचालन कर रहे प्रिय छात्र दिविश व मुस्कान तथा सभागार में उपस्थित शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस पर हम अपने उन तमाम पूर्वजों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को स्वाधीन बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही इस बात का हम उत्सव भी मनाते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था अंततः वह 15 अगस्त आज ही के दिन 1947 को पूरा हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम यह जानते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के कोने कोने से स्वाधीनता सेनानियों ने खुद को बलिदान कर दिया। अपने उस संघर्षमय अतीत को अगर और भी जीवंत महसूस करना हो तो हमें अपने क्षेत्र के उन स्वाधीनता सेनानियों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने स्वयं को मातृभूमि को समर्पित कर दिया। हम अगर गोरखपुर परिक्षेत्र की ही बात करें तो हमारे यहाँ शहीद बंधु से जिन्होंने 12 अगस्त 1857 को अलीगढ़ चौक पर जिन्हें फांसी दे दिया गया, उन्हें देख सकते हैं। इन्हीं के साथ अली हसन जी जिन्हें घंटाघर पर फांसी दे दी गई। आज घंटाघर 1930 में बना, इससे पहले वहाँ कागड़ का पेड़ हुआ करता था जहाँ दर्जनों स्वाधीनता सेनानियों को फांसी दे दिया गया था। वहाँ पर जाकर पंडित राम प्रसाद इसमें
सत्यनारायण से तमाम सैकड़ों स्वाधीनता सेनानी मिलेंगे जिनके कार्यस्थलों और उनके शहीद स्थलों पर जाकर हम उस समय की स्थिति को महसूस कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें उस स्थान का बार बार नमन करने का मन करेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, आज़ादी के साथ आती है जिम्मेदारियाँ। हर 15 अगस्त हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में मैं छात्र संघ प्रभारी के रूप में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय की विकास यात्रा में छात्र संघ ने किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर अपने स्थापना काल से ही गुणवत्तापूर्ण एवं अकादमिक रूप में समृद्ध छात्र संघ की भूमिका को जीवित रखा है। यह वास्तव में महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के ही एक अंग के रूप में जुड़ा हुआ है, जो अन्यत्र किसी शिक्षण संस्थान में हमें देखने को नहीं मिलता। यह छात्र संघ अपने कुछ बुनियादी उद्देश्यों को लिए कार्य करता है, जैसे कि छात्रों की समस्त सृजनात्मक क्षमताओं की पहचान कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं परिसर संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक के रूप में कार्य करना, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक देश काल परिस्थिति के अनुरूप इस महाविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित करने में सहयोग करना, महाराणा प्रताप महाविद्यालय को भारत की अग्रणी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने में सहयोग करना। उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके, इसके लिए छात्र संघ में सदस्यों की चयन की एक विशिष्ट पद्धति अपनाई गई है। जैसे कि अध्यक्ष पद वही छात्र चुनाव लड़ सकता है अध्यक्ष पद के लिए जो कम से कम महाविद्यालय में 1 वर्ष कक्षा प्रतिनिधि रह चुका हो। छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव छात्र संघ की साधारण सभा के सभी सदस्यों के मतदान द्वारा होता है, किंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव कक्षा प्रतिनिधि ही लड़ सकते हैं। सभी संकायों के विभिन्न विषयों के कक्षा प्रतिनिधियों का चयन महाविद्यालय की एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी परीक्षा के माध्यम से होती है। सत्र 2023-24 अपने कार्यकाल की पूर्णता की तरफ है। संबंधित छात्र संघ के सम्मानित पदाधिकारियों, छात्र संघ अध्यक्षा सुश्री ममता गौड़, उपाध्यक्षा सुश्री संजना सिंह, महामंत्री श्री आलोक कुमार, पुस्तकालय मंत्री श्री सचिन चौहान, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वही छात्र संघ 2024-25 का गठन अपने नियत समय पर होना है। आगामी छात्र संघ के सदस्यों को अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने ही कम समय में देश की आज़ादी के बारे में बताया, हमारे महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव योग्यता के आधार पर होता है इसके बारे में बताया कि जो विद्यार्थी कक्षा में सबसे योग्य होता है उसी का सीआर निकलता है, वही आगे चुनाव में जाता है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का एक कहानी बताना चाहूँगा आप सभी को कि एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गए। जब स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश की यात्रा पर गए तो वहाँ के सर जमीन पर जैसे ही पैर रखा, वहाँ के कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए आगे आए और आगे हाथ बढ़ाया और कहा हेलो। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे देखा और कहा नमस्ते। वहाँ के लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि क्या बात है, इतना बड़ा विद्वान हमारे जब विदेश में आया है तो जब हमने हाथ बढ़ाकर आगे हेलो कहा तो इन्होंने नमस्ते कहा। तो अगली बार जब स्वामी विवेकानंद जी उसी देश में विदेश यात्रा पर गए तो वहाँ के लोग आगे आए और नमस्ते बोला। तब स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ आगे बढ़ाया और हेलो कहा। वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बात है, जब मैंने इन्हें हेलो कहा तो इन्होंने नमस्ते बोला और जब मैंने इन्हें नमस्ते बोला तो इन्होंने हेलो कहा। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा
तो स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपने मेरी माता का सम्मान किया तो मैंने आपकी माता का सम्मान किया, और जब आपने अपनी माता का सम्मान किया तो मैंने अपनी माता का सम्मान किया। ऐसे व्यक्तित्व था हमारा स्वामी विवेकानंद का। तो आइए हम सभी भी उन्हीं के पथ पर चले। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता है, भारत मानता तुझसे, युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए। अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ बीएड की तीसरे सेमेस्टर की छात्रा सुप्रिया दुबे को। जल्दी साथियों, हमने जिस देश पर जन्म लिया, जिस धरती पर जन्म लिया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ करें। साथियों, हम अपने कर्मों के द्वारा हर क्षेत्र में देश को प्रगति की मार्ग पर ले चल सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं। मैं आह्वान करूंगा यहाँ बैठी युवा शक्ति को
इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से। तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। इतिहास गवाह है, पिछले 25 वर्षों में हमने केवल और केवल लड़ाइयां लड़ी। पिछले 2500 वर्षों में हमने केवल और केवल रक्त बहाया। लेकिन मुझे आज खुशी होती है ये देख के कि आज 65% युवाओं वाला हमारा देश ना तो आज लड़ाइयां लड़ रहा है और ना ही रक्त बहा रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए रक्तदान कर रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को सिद्ध कर रहा है। आज वर्तमान समय में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग एक साथ मिलकर आगे आ रहे हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ कर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी उद्बोधन हेतु प्लास्टिक मुक्त परिसर के लिए बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के वंशदीप को। प्लास्टिक मुक्त महाविद्यालय परिसर, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। महाविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना है। आप सभी को ये पता है कि हमारा महाविद्यालय द्वारा प्लास्टिक मुक्त परिसर हेतु अनेक प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्लास्टिक मुक्त परिसर हेतु 2 शिक्षकों को प्रभार दिया गया है। प्रभारी शिक्षक द्वारा शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजकर शिक्षक मित्रों से आग्रह किया जाता है कि वे प्लास्टिक का उपयोग ना करें एवं विद्यार्थियों से कक्षाओं के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण पर वार्ता कर उन्हें प्लास्टिक बहिष्कार कर महाविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु सहयोग के लिए आग्रह करते हैं। विद्यार्थी एवं शिक्षक मित्रों से प्रार्थना सभा में प्लास्टिक बहिष्कार करने के संबंध में बताया जाता है। महाविद्यालय में जगह जगह 20 युग्म कूड़ेदान रखा गया है, जिसमें एक हरा एवं दूसरा नीले रंग का है। प्लास्टिक कूड़ा देखकर भी नीले कूड़ेदान पर चिपका हुआ है। यदि गलती से भी किसी से प्लास्टिक साथ आ जाता है तो उसे नीले कूड़ेदान में ही डालें। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा प्लास्टिक कूड़े को अन्य कूड़ों से अलग स्थान पर एकत्रित किया जाता है ताकि उसे रिसाइकल हेतु भेजा जा सके। ग्राम भ्रमण के दौरान विद्यार्थी शिक्षक द्वारा प्लास्टिक मुक्त जागरूकता रैली निकाली गई 5 अगस्त 2024 को, जिससे विद्यार्थी औरों को जागरूक करते हुए स्वयं भी जागरूक हो। प्लास्टिक मुक्त परिसर के प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रथम घंटी में महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया जाता है। मध्य अवकाश के दौरान भी शिक्षक विद्यार्थियों से वार्ता कर प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने में सहयोग हेतु आग्रह किया जाता है। विशेष दिवस पर प्रार्थना सभा में उद्बोधन द्वारा जागरूकता करने का प्रयास प्लास्टिक के लाभ हानि बताकर किया जाता है। पानी पीने के प्लास्टिक की बोतल, टॉफी, बिस्किट, नमकीन के रैपर को हमें नीले कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर महाविद्यालय के सभी गोद दिए गए विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षक द्वारा स्वच्छता अभियान किया जाता है। और भी कई अन्य पर्यावरण के संरक्षण हेतु महाविद्यालय द्वारा कार्य किया जाता है। महाविद्यालय का उद्देश्य ही रहे प्लास्टिक एवं गंदगी मुक्त भारत हमारा, स्वच्छ रहे वसुंधरा हमारा, सुंदर रहे वसुंधरा हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंशदीप जी। साथियों, हमें भी देश के हित में प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने में हमेशा योगदान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प
संकल्प लेते हैं कि आज से हम कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हम सदैव डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बोध गीत के लिए अभिषेक कुमार को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। मानव में अनाज सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। महाविद्यालय द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री हरिकेश जी, छात्र संघ प्रभारी श्री अरूप जी, छात्र संघ उपाध्यक्ष श्री संजना जी, संचालन कर रहे मुस्कान जी, निमिष जी और महाविद्यालय परिवार। आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से भारत को आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात सभी अपने अमर सेनानियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सुविचारित, योजनाबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजनकर्ताओं को ढेर सारा आभार और हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किले से आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का यात्रा पथ प्रस्तुत किया है। हम एक बार अपने प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत की यात्रा पथ को
ढूंढना भी चाहिए, ढूंढना चाहिए और समझना भी चाहिए। उस 2047 के विकसित भारत की यात्रा पथ पर यह महाविद्यालय 2005 से चल रहा है। हम 2005 से इस महाविद्यालय को लगभग उसी रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं जिसका खाका माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में खींच रहे हैं पिछले 10-11 वर्षों से। हमारी विकास यात्रा 2005 में शुरू हुई तो यह महाविद्यालय एक प्रयोगों का महाविद्यालय था। आज भी यह महाविद्यालय प्रयोगों का महाविद्यालय है और जब तक यह महाविद्यालय प्रयोगों का महाविद्यालय बना रहेगा तब तक यह महाविद्यालय की अपनी विशिष्ट छाप रहेगी, उसकी विशिष्ट पहचान रहेगी। जिस दिन हम यह नवाचार या यह नवीन प्रयोग बंद करेंगे उस दिन हम भी जड़ होंगे और फील्ड में समाहित होंगे। हमने जो अपने लगभग 18-19 वर्षों की विकास यात्रा में जो मील के पत्थर स्थापित किए उसके का चित्र यहाँ हुआ भी है। प्रार्थना सभा, हमारे प्रार्थना सभा सुनने में लगेगा कि ये सभी विद्यालयों में होता है, हमारे सब अब तो धीरे धीरे महाविद्यालयों में भी शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ की प्रार्थना सभा को जब आप यहाँ की प्रार्थना सभा के स्वरूप में देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारी प्रार्थना सभा एक विशिष्ट प्रकार की अलग ऐसी प्रार्थना सभा है जो हमारा एक नवाचार है, एक नया प्रयोग। हमने 2005 से साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान की योजना पर हम काम कर रहे हैं। स्वैच्छिक भारत, स्वच्छता का भारत में स्वच्छता का अभियान ये सब शुरू है इस समय में। लेकिन हम 2005 से महाविद्यालय की वेबसाइट देखते, महाविद्यालय की यात्रा पर देखते तो आपको लगेगा कि हम 2005 से साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान पर काम करते हैं। प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी उसमें शामिल होते हैं। साप्ताहिक कक्षा था यानी सप्ताह में एक दिन कक्षा विद्यार्थी पढ़ाएगा। ये हम 2005 और 6 से चला रहे हैं। प्रगति यात्रा पहले ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन, फिर अभी ऑफलाइन, यानी कि हर विद्यार्थी का की प्रगति यात्रा हर महीने में तैयार करना। विद्यार्थी भी देख सकता है, उसके अभिभावक भी देख सकते हैं और शिक्षक अपने उस प्रगति यात्रा के आधार पर मूल्यांकन करता हुआ अपने पठन पाठन की योजना बढ़ाता है। हर शिक्षकों द्वारा 5 विद्यार्थियों को गोद दिए जाने की योजना। हर विभाग द्वारा एक गांव को गोद दिया जाना है। तकनीक का प्रयोग, अब तकनीक का प्रयोग आपको इस समय लगेगा कि कोई कौन सी नई चीज है, लेकिन जब आप महाविद्यालय की विकास यात्रा में जाएंगे तो आपको जब ध्यान में आएगा कि हम 2010 की क्या करें। 2010 से लेकर के 12 तक जब गोरखपुर में अभी शिक्षण संस्थाओं में तकनीक यानी कि प्रोजेक्टर पर पढ़ाई होगी सभी कक्षाओं में, पीपीटी द्वारा पढ़ाई होगी कक्षाओं में, लाइब्रेरी ऑनलाइन होगी। ये परिकल्पना अभी केवल थी, विश्वविद्यालय भी अभी इस पर नहीं चल रहा। तब यह महाविद्यालय की लाइब्रेरी ऑनलाइन हो चुकी थी और तब हम प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे थे और हर कक्षाओं में हर प्रश्न पत्र के 5 से 6 लेक्चर अनिवार्य थे पीपीटी पर पढ़ाना। यानी हम तकनीक का प्रयोग और उसका लाभ हम कोविड में पाए। कोविड में अभी लोग सोच रहे थे, हमारी सभी कक्षाएं ऑनलाइन हो चुकी थी, सब एक दिन की भी कक्षा हमारी कोविड में प्रभावित की हुई है, इसलिए हम पहले से तैयार थे। सारांश देकर के पढ़ाई करा, यानी हर विद्यार्थी को हम एक पेज पर उसकी फोटो कापी हर विद्यार्थी को उपलब्ध करा करके और हमारा शिक्षक क्लास पढ़ाए। अब इस समय वो योजना बंद है, उसका स्वरूप बदला है क्योंकि अब हम वेबसाइट पर चले गए हैं, अब हम प्रोजेक्टर पर चले गए। जब ये व्यवस्था बहुत लागू नहीं थी तब हम प्रिंटआउट देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन फोटो कापी दे करके हम क्लास चलवा सकते हैं। ये प्रयोग इस महाविद्यालय ने चलाए हैं, 3 साल तक ये प्रयोग चलता रहा। छात्र शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे, ये योजना सरकारों ने भी कई बार प्रयास किया, शिक्षकों ने चलने नहीं दिया। तमाम सरकारी गैर सरकारी जो भी आप देखेंगे, लेकिन इस महाविद्यालय में पहले शिक्षक का मूल्यांकन विद्यार्थी करता है वर्ष में 2 बार और शिक्षक हर महीने अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है। ये इस महाविद्यालय में के नए प्रयोगों में रहा है। हम
अभी छात्र संघ प्रभारी है छात्र संघ के बारे में आपको हम बता रहे थे। छात्र संघ हमारे वहाँ का नया प्रयोग है। छात्र संघ हमारे वहाँ का एक ऐसा प्रयोग है जिस छात्र संघ की कॉपी की जा सकती है, कॉपी की जानी चाहिए। वो अभी नए वर्ष के अभियान में आपको उसका एक नया स्वरूप भी देखने को मिलेगा। जब हम ये सब कर रहे थे तो इसके करने का उद्देश्य क्या था? 15 अगस्त को हम इसके पहले भी हर 15 अगस्त को यहाँ से बोलते रहे, हर 26 जनवरी को हम बोलते रहे। जब हम 15 अगस्त को पहली बार खड़ा हुए थे तो मुझे लगा था कि 15 अगस्त को अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि क्या दी जाएगी, महाविद्यालय क्या श्रद्धांजलि देगा। तो ध्यान में आया था कि हमें अपने उन अमर शहीदों को अगर श्रद्धांजलि देनी हो तो ये सोचना चाहिए कि उनके सपनों का भारत कैसा होगा। यानी जिन्होंने जो भारत पर अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज़ादी की यात्रा अभी आपने देखी है, विद्यार्थियों द्वारा अच्छा प्रस्तुत किया गया। अगर आप उस पूरी आज़ादी की यात्रा को पढ़ेंगे आपके ध्यान में जब किया है कि आखिर जिन लोगों ने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया, वो जिस लिए कर रहे थे, कैसा भारत चाहते थे, आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा। उस आज़ादी के बाद के भारत में एक महाविद्यालय कैसा होगा, उनके अगर उन सपनों का महाविद्यालय हम खड़ा करें तो वो खड़ा किया गया महाविद्यालय है, उनके चरणों में वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। इसलिए पहले 15 अगस्त से हम लोगों ने ये शुरू किया कि हम अपने वर्ष की पूरी वार्षिक योजना, जितने प्रयोगों को मैंने गिनाया है, ये सब प्रयोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किए गए। इसलिए हमने पूरी वार्षिक योजना हम अपने इन अमर शहीदों के चरणों में आज के दिन श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हैं। 26 जनवरी को इसका मूल्यांकन करते हैं कि जितना तय किया था उसमें कितना हम दे पाए और कितना बच गया, जिसे हम फिर 26 जनवरी से अगले 15 अगस्त के लिए अभियान पर लेते हैं। फिर 15 अगस्त के बाद अगले 26 जनवरी की यात्रा शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र तक की हमारी यात्रा अपने इस महाविद्यालय को उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का महाविद्यालय बनाने के लिए किए गए कार्य उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किए जाते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 भी उन्हीं आजाद भारत के अमर सेनानियों के सपनों का भारत है। यदि आप उनके भारत को पढ़ेंगे तो सब चीजें उस भारत में हैं जो वो चाहते थे। तो हम उस यात्रा पर पहले से चल रहे हैं। हमने अभियान को चलाने के कॉलेज को चलाने के लिए आजाद भारत का महाविद्यालय कैसा होगा तो उसकी एक परिकल्पना दी है कि हम इस महाविद्यालय को 4 चरणों में विकसित करेंगे। पहला चरण प्रशासन तय करेगा, प्रबंधन प्रशासन एक स्वरूप तय कर देगा। दूसरा चरण इस महाविद्यालय को शिक्षक चलाएगा। तीसरा चरण महाविद्यालय को विद्यार्थी चलाएंगे, छात्र संघ अभी आप लगातार सुन रहे हैं। और चौथा चरण कि महाविद्यालय स्वतः चलने लगेगा। हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। हम कई बार तीसरे चरण तक पहुँचे हैं, वहाँ से फिर लौटे हैं। कई बार तीसरे में गए थे तब तक दूसरा चरण खाली हो गया क्योंकि शिक्षक नहीं आ गए, तो दूसरा नहीं चल रहा है, तीसरा चल रहा है, फिर हम पहले पर वापस आए। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन ये प्रयत्न बंद नहीं हुआ और न अभी आगे बंद होने वाला है। और जब तक ये प्रयत्न चलता रहेगा तब तक महाविद्यालय अपने तरह का विशिष्ट कार्य पद्धति का महाविद्यालय बना रहेगा। हमने अपने 19 वर्षों की यात्रा में जो प्रतिस्थापित किया है उसके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हम इस महाविद्यालय में कई बार जब झंडा फहराने के लिए खड़ा होते थे तो पुराने लोग हैं जो शिक्षक हैं उन्हें ध्यान में होगा कि पुराने विद्यार्थी वो भी 1-2 बार के गवाह होंगे कि जब हम डोरी खींचेंगे तो कई बार झंडा खुलाएंगे, यानी हमें गांठ देने आता ही नहीं था। गांठ देने में हमको लगता ही नहीं था कि रस्सी सरके की रस्सी टाइट हो जाएगी, तो फिर झंडा उतारा जाता था, फिर गांठ बनती थी, फिर चढ़ाया जाता था। आज झंडा फहरा, एक बार हल्का सा खींचने पर झंडा फहरा। हमने सीखा है, हमने इस बात को ध्यान रखा। हम जब वहाँ फील्ड में खड़े होते थे तो कई बार ऐसा होगा लाइन हमारी ठीक करने में हमको लगना पड़ा, लेकिन आज पंक्तियाँ सीधी थी, वहाँ सब कुछ ठीक था। ये हमने सीखा है। 19 साल की यात्रा में हमने नहीं किया, लेकिन 19 साल की यात्रा में कुछ चीज़ें जो छूटी हैं कि अगर हमारा ध्वजारोहण के बाद हमने झंडे को सलामी दे दी, लेकिन ये तय नहीं था कि सलामी कब तक रहेगी, यानी राष्ट्रगान होने तक सलामी दी जाएगी या सलामी दे करके हम सावधान होकर के राष्ट्रगान करेंगे। लेकिन मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे
कुछ विद्यार्थियों के हाथ नीचे आए, लेकिन तुरंत वो सब के सब विद्यार्थी सलामी मुद्रा में आ गए। यानी ये अब सीखने का है कि हमने जैसे ही 2-3 सेकंड में देखा कि नहीं कुछ लोग सलामी मंच सलामी लिए हुए हैं, तब तक सारे के सारे विद्यार्थी सलामी ग्रुप में आ चुके। ये अगर और अच्छा अभ्यास होता कि ये पहले से तय, फिर एक सूचना हल्की सी करनी पड़ेगी कि हाथ नीचे करें, ये करने की जरूरत न हो, ये और अच्छा हो सकता है। आपके ध्वजारोहण के समय में आप इसे बहुतों को अंदाजा नहीं लगा होगा, लेकिन एक छात्रा की तबीयत खराब, वो लड़खड़ाई, लेकिन उस छात्रा को संभालने के लिए उसके पीछे के 5वीं छात्रा को आना पड़ा। अच्छा होता उसके पीछे की छात्रा उसको संभालती, लेकिन अच्छा क्या था कि केवल एक छात्रा को आना पड़ा। वो उस छात्रा के पास पहुंची, इतने में फिर उस छात्रा वो सचेत मुद्रा में थी, फिर खड़ा हुए, फिर वो अपनी जगह पर गई। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगे। कोई दूसरे कॉलेज और महाविद्यालय में गतिविधियां इतनी सामान्य नहीं होती। एक छात्रा का लड़खड़ा कर गिरती है तो पूरा का पूरा वहाँ का इलाका हड़कंप मचता है, मंच से लेकर नीचे तक का पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता है। 4 सेकंड से 10 सेकंड लगे होंगे, ये सब कुछ छात्रा सचेत। हमने इस कॉलेज में कई बार मैं बाहर कहता रहा हूँ, वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम के बाद हम भारत माता की जय कहना भूल गए, यानी उसकी तैयारी हमारी कमजोर थी। नंदन जी को पीछे से भारत माता की जय बोलना पड़ा, हम जुड़ गए। मैं बार-बार मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय छूट गया क्या, तब तक है पीछे से आवाज आई, हम उसमें जुड़ गए, भारत माता की जय। मूल्यांकन जब कोई कॉलेज ऐसे करता है कि उसमें अच्छा क्या है, छूटा क्या, आगे ठीक क्या होगा, तब हम ये यात्रा पूरी करते हैं। तब 19 सालों में ये यात्रा पूरी हुई है कि मैं आपको 8 अच्छी चीज बता रहा हूँ, 2 उसमें बता रहा हूँ कहाँ छूटे। दूसरा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। आपने महसूस किया, मैं थोड़ी देर तक मैं संत था, मुझे लग रहा था कि फांसी हो चुकी है, आप भी संत थे, लेकिन इस बीच में ताली रुक गई। ताली रुक कर बजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताली रुक कर बजी है, तुरंत ताली नहीं बजी है। उसमें ताली बजने हुआ क्या है, एक किसी की ताली बजी, अब तब तक हम पीछे ताली, यानी हमारे शहीदों को फांसी हो रही है और हम ताली बजा रहे हैं। यानी ये तय होना चाहिए कि कहाँ ताली बजनी है, कहाँ नहीं बजनी है। हम यहाँ चुप गए, लेकिन कॉलेज के प्रशिक्षण का प्रभाव था कि 5 सेकेंड 7 सेकेंड ताली रुकी रही, लेकिन तब तक हम उस बात को नहीं संभाल पाए और हमने ताली बजाई। 3 कार्यक्रमों पर सोचिए, मैं केवल ये बता रहा हूँ 19 साल की यात्रा के कोई कॉलेज अगर एक चीज सोच कर करता है तो कैसे उसकी समीक्षा करता है। आपके इस कार्यक्रम में जो हमारे पास क्षण है, इसमें सबसे पहले मैंने कार्यक्रमों के क्रम में जिन 3 कार्यक्रमों को मैं गिनाना चाहता हूँ, उसमें पहला कार्यक्रम है आजादी की यात्रा, दूसरा है शीनू जी का भाषण और तीसरा है जननी जन्मभूमि पर नृत्य। अब आप इसको सोचिए कि क्या ये कार्यक्रम तय करते समय हमने सोचा इसके क्रम पर भी विचार करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा हम चूके, या तो हम कार्यक्रम को हमें पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या अगर शिक्षक भी लें तो मुझे लगता है कि पहले क्रम पर होना चाहिए था जननी जन्मभूमि स्वर्गोदय करिए से पहले हम मैसेज दे देते, फिर हम आज़ादी की लड़ाई दिखाते कि आज़ादी की लड़ाई हुई इसलिए कि हमने भारत माता को स्वर्ग से अच्छा माना है, जननी जन्मभूमि से को माना, इसलिए हम आज़ादी की लड़ाई में कूदे और आज़ादी की लड़ाई लड़े। और फिर तीसरे पर शीनू जी का भाषण होता कि आज़ादी का अर्थ क्या है, क्योंकि वो पूरा भाषण इस पर था और वो भाषण ने हमारा आधा काम आसान किया है। मैं उस विषय को बचा दे गया हूँ, इसलिए मेरा समय बचा है कि आज़ादी का अर्थ क्या होता है। अगर ये क्रम तय होता तो ये लगता है कहीं से देखने वाले को हाँ इसमें और कुछ हमने सोचा और समझा था, और हम एक एक चीज बारीकी से, मैं केवल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये भी सोच सकते थे, हम इस सीमा तक भी आगे बढ़ सकते थे। हमारी वार्षिक योजना इस सत्र की आपकी वेबसाइट पर है, 124 पृष्ठ में वो पूरी वार्षिक योजना वेबसाइट पर है, सभी विद्यार्थियों को एक बार उसको देखना चाहिए। उसमें हो सकता है कि अभी भी प्रूफ की कुछ गलतियां छूटी हो, बहुत नहीं है लेकिन कुछ 1-2 प्रूफ की गलतियां होंगी, तथ्यात्मक गलतियां नहीं होंगी। उस प्रूफ की गलती को ठीक करते और समझते हुए एक बार उस योजना बैठक को देखें। 124 पृष्ठ में, और ये हर साल बनता है,
हर साल आपके 16 जुलाई तक आते आते वो वेबसाइट पर चला जाता है कि कॉलेज कब कब क्या करेगा, कैसे पढ़ाई कराएगा, कैसे कार्यक्रम आयोजन करेगा, कब कौन सा कार्यक्रम आयोजन करेगा, कैसे परीक्षा करेगा, ये सारी योजना, विभागों के कार्यक्रम कौन कौन से होंगे, विभाग कैसे अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा, ये छुट्टियां कब कब होनी है, ये सब आपको उस विभाग की योजना में मिलेगा। और वो विभाग की योजना ही आज अपने उन अमर शहीदों के चरणों में समर्पित है श्रद्धांजलि स्वरूप। उसमें जितना काम हम कर ले पाएंगे वही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। जो छूट जाएगा वो फिर आगे शुरू करेंगे, 26 जनवरी के बाद शुरू करेंगे, फिर उसको पूरा करेंगे। और इसलिए मैंने शुरू में जितने प्रयोग गिनाए हैं वो सब प्रयोग भारत के इन आज़ादी दिलाने वाले अपने उन अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप दिए जाने के कारण ही वो सारी की सारी योजनाएं हैं और वो हम समय समय पर देते रहे हैं। आज भी मैं उन्हें समर्पित करता हूँ इस सत्र के वार्षिक योजना के बारे में। उसमें मैं सब पर इसलिए नहीं जा, मैंने आपको बता दिया, आप एक बार देख लीजिए, उसमें मैं कुछ हिस्सों को केवल छूने जा रहा हूँ। हमारे वहाँ किसी कोई भी शिक्षण संस्थान जब चलेगा तो स्वाभाविक है कि छात्र उसके महत्वपूर्ण आधारों के विद्यार्थी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे ही छात्र कहा जाता है या युवा कहा जाएगा, विद्यार्थी कहा जाएगा, वैसे कई प्रकार के दृश्य आपके मन में आएंगे। इधर तो थोड़ा कम हुआ है, फिर भी अगर 10 युवा एक साथ इकट्ठा हो, कहीं किसी की जगह खड़े हों, तो 2 प्रकार के भाव पैदा होने चाहिए। होना तो ये चाहिए कि 10 युवा अगर कहीं खड़े हों तो उस हिस्से में हर आदमी निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निडर हो जाए कि 10 नौजवान खड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि दूसरा भाव पैदा होता है। 10 युवा अगर कहीं खड़े हैं तो समाज के वहाँ देखने वाले लोगों के मन में कभी कभी भय भी पैदा होता है, डर भी पैदा होता है कि 10 खड़े हैं, कुछ हो तो नहीं सकता। इन दोनों भावों में हमारा महाविद्यालय, अपना महाविद्यालय, आपका महाविद्यालय कौन सा भाव पैदा करने वाला युवा तैयार कर रहा है, ये हमारे लिए चुनौती। क्योंकि आज़ादी पर शहीद होने वाले लोग ऐसा युवा नहीं समझ रहे होंगे कि ऐसा युवा खड़ा, हाँ, उस युवा से अंग्रेज दहशत खाएं, ये वो चाहते थे। भगत सिंह को आपने सुना है, वो चाहते थे कि अंग्रेजों की उनके नाव की अंतिम फिर ठोक दें। लाला लाजपत राय को आपने देखा है। लेकिन अपना समाज, अपना देश या जो हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा सामान्य समाज 10 नौजवान, 12 नौजवानों की संख्या को देखिए, बस निर्भय हो, निडर हो, आश्वस्त हो जाए कि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 युवा है इस देश का, हम निश्चित होकर के चल सकते हैं, रह सकते हैं। हम हमारे यहाँ के अमर शहीद ऐसे भारत के युवाओं का निर्माण चाहते हैं। इस महाविद्यालय को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। और जब हम इस दिशा में बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमने 19 सालों में यह यात्रा पूरी नहीं की है। 19 सालों में इस महाविद्यालय में हमारे ऊपर आरोप ही लगता है कि हम प्राइमरी स्कूल की तरह चलते हैं। हमारे ऊपर आरोप ही लगता है कि डिग्री कॉलेज ऐसा थोड़े होता है जहाँ इस तरह का गेट बंद कर दिया जाए, गेट के बाहर रोक दिया जाए, अंदर टोका टोकी किया जाए, टेस्ट पर न आने से वापस कर, तमाम ऐसे चीज़ें आती। लेकिन ये आपको सिखाने के लिए सारे अभियान चलते हैं, यानी जिसे हम अनुशासन कहते हैं। ये महाविद्यालय कहता है कि अनुशासन की बजाय स्व अनुशासन क्यों बढ़ता है। नियंता मंडल क्यों चाहिए? विद्यार्थी स्वयं अनुशासित क्यों नहीं रह सकता? क्यों नियंता मंडल? नियंता मंडल ठीक है, समय से गेट खोलने और समय से गेट बंद करने के लिए नियंता मंडल हो सकता है। नियंता मंडल आपके किसी सहयोग के लिए हो सकता है, लेकिन अनुशासन लागू करने के लिए नियंता मंडल की जरूरत क्या है? इसलिए जब तक इस कॉलेज में नियंता मंडल का औचित्य विद्यार्थियों के अनुशासन बनाने के लिए दिखता है, तब तक आप मानिए कि हम अपनी 2047 की यात्रा या अपने उन अमर शहीदों के सपनों के भारत को छूने में अभी पीछे हैं। इसलिए डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक ऐसे उम्र का विद्यार्थी होता है जिसे अपने जीवन की यात्रा स्वयं तय करनी हो, जो अपने बारे में सोचने के लिए समर्थ हो चुका होता है, जिसे इस बात का ज्ञान होता है कि जो कर रहा है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और इसलिए इस कॉलेज का विद्यार्थी वह स्वयं उसे निर्धारित करना चाहिए कि उसकी बाइक कहाँ खड़ी होगी। उसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए कक्षाओं में कैसे बैठा जाएगा,
उसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए कि पुस्तकालय का वातावरण कैसा होता है, पुस्तकालय में हमको कैसे बैठना चाहिए। उसे स्वयं निर्धारित करना होगा कि उसकी कक्षाओं में कहीं अनावश्यक पंखा तो नहीं चल रहा है, कहीं अनावश्यक बिजली के बल्ब तो नहीं जल रहे हैं, कहीं अनावश्यक बिजली और पानी का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, कि उस विद्यार्थी को स्वयं तय करना चाहिए। तब विद्यार्थी इस कार्य को चलाएगा। तब हम तीसरे चरण में पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि हाँ, यह महाविद्यालय विद्यार्थी चलाता है। और ये करने के लिए कोई बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, केवल सोचने की जरूरत है। इसमें कोई ताकत अलग से नहीं लगती, स्विच को ऑफ और ऑन करने में कोई शक्ति नहीं लगती, केवल दिमाग में रहना चाहिए कि जब हम निकल रहे हैं तो पंखा चलता हुआ पंखा खटकना चाहिए। जब हम कहीं से गुजर रहे हों तो निरर्थक गिरता हुआ पानी, जो कॉलेज के लिए भी नहीं, सड़क पर भी अगर आप चल रहे हो कहीं पानी गिर रहा है तो दिमाग में उसकी उस पानी की आवाज़ की चोट लगनी चाहिए। तब हम सामान्य जीवन में भी, महाविद्यालय में भी उस रास्ते पर चल रहे होते हैं जो रास्ता 2047 के विकसित भारत का रास्ता है, जो रास्ता अपने इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों के द्वारा भारत को का बनाया गया रास्ता है। तब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि विद्यार्थी स्व अनुशासन की यात्रा में बढ़े, शिक्षक उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन करें और महाविद्यालय महीने 2 महीने 3 महीने में अपने फिर यानी जो नया विद्यार्थी, पुराना विद्यार्थी अपने रास्ता दिखाए, नया विद्यार्थी उस रास्ते पर बढ़ते हैं, जिससे कि हर आने वाला क्रम हमारा इस तरह से चलता रहे जहाँ नियंत्रण मंडल निरर्थक सिद्ध हो, बना रहे, उसको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, गेट खोल लेगा, गेट बंद कर लेगा, किसी के अतिथि के आने पर वहाँ पूछ लेगा, रजिस्टर लिख लेगा, आपका एक बार कार्ड चेक कर लेगा, उसे करने दीजिए। हमें विद्यार्थी ये तय करने की उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम देश में हैं, हम कार्ड लगा कर हैं, हम समय से आ रहे हैं, हम कक्षाओं में समय से हैं, कक्षाओं में जैसे बैठा जाता है वैसे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो पुस्तकालय में है, पुस्तकालय में जैसे शालीनता के साथ आ जाता है वैसे हम हैं। हमको कोई भी शिक्षक को हम ये अवसर न दें कि वो टोके। जब ये अनुशासन, ये स्व अनुशासन लागू होगा तब महाविद्यालय उस रास्ते की ओर चलेगा। महाविद्यालय पहले दिन से प्रयत्न करता है, इस सत्र में भी कर रहा है। हमें आपका सहयोग चाहिए और आप आज के दिन अगर दे सकते हो अपने उन अमर शहीदों को, तो अपना यह पैदा किया हुआ स्व अनुशासन श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने की तैयारी करें। छात्र संघ हमारे वहाँ का एक प्रतीक है, मॉडल है। ये छात्र संघ 2005-6 से शुरू है। पहले छात्र परिषद था, फिर छात्र संघ बना। इसके भी कई प्रयोग हुए और कभी छात्र संघ हमारे वहाँ स्थगित नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार प्रतिबंध लगाया जाए था कि किसी भी एजुकेशन संस्था में छात्र संघ नहीं रहेगा, यानी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे यहाँ छात्र संघ है, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उसके रास्ते हमने खोजे थे छात्र संघ, क्योंकि हमारे लिए छात्र संघ वरदान है। हमारे लिए छात्र संघ में आए हुए 80 से 85 विद्यार्थी हमारे प्रशासन को चलाने के वो आधार हैं। इसलिए हम उस ऐसी व्यवस्था को हम कैसे रोक सकते थे, इसलिए हमने नहीं रोका। कोविड के समय में हमारा छात्र संघ नहीं रुका और उस छात्र संघ ने लगातार नहीं प्रयोग किया। इस साल वो प्रयोग फिर करने जा रहे हैं। यह छात्र संघ का इस साल का, और छात्र संघ जब मैं कह रहा हूँ कि मॉडल है, एक प्रतीक है, तो मैं उन विद्यार्थियों से फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि हमारे छात्र संघ में वो विद्यार्थी प्रवेश करने का प्रयास न करें जिन्हें राजनीति में जाना है। मैं जब ये कह रहा हूँ तो ये बात हमारी दूसरे अर्थों में गलत मानी जाएगी, क्योंकि राजनीति में कोई न जाए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राजनीति में तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, राजनीति में तो ऐसे ऐसे तपस्वी जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन मेरा आग्रह है कि वहाँ गए हुए लोग छात्र संघ को अपना आधार नहीं बनाए। इसलिए जिसको उस तपस्या के बल पर जाना हो वो कहीं भी रहेगा तो चला जाएगा। लेकिन हमारे कॉलेज के छात्र संघ को पेशेवर राजनीति का रास्ता बनाने वाले विद्यार्थी इससे परहेज करेंगे, अन्यथा वो बाहर नहीं। इसलिए मैं बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत कठोरता पूर्वक और साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा छात्र संघ अपने देश पर मर मिटने वाले लोगों को दिए गए श्रद्धांजलि स्वरूप है। वहाँ हम तमाशा नहीं देख सकते, वहाँ हम तमाशा होने भी नहीं देंगे। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जिन्हें उस मंच का उपयोग प्रोफेशनल राजनीति के रूप में करना हो, वो इस छात्र संघ से बचेंगे। अन्यथा चुनाव के दिन भी आप बाहर होते हैं, चुनाव के पहले बाहर होते हैं, चुनाव के बाद बाहर हो जाते हैं, क्योंकि छात्र संघ की नियमावली हमारे यहाँ बहुत कठोर है और बहुत साफ साफ है। और कई अवसरों पर, क्योंकि मैं जिस पवित्र भाव से छात्र संघ की बात कह रहा हूँ, उस पवित्र भाव में मैं
भी नियम बना सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं। हमारा भाव वो स्थापित होना चाहिए। इसलिए जब यहाँ कहा जा रहा था कि हमारा छात्र संघ ऐसा है जहाँ योग्यतम लोग आते हैं, योग्यता की परिभाषा केवल परीक्षा से नहीं होती। इसलिए हो सकता है कि आप परीक्षा में नंबर अधिक पा जाएं और हमारे छात्र संघ से छांट दिए जाएं। इसलिए हमारे छात्र संघ के 3 पैमाने हैं: आपकी उपस्थिति, आपका पढ़ना लिखना और आपका आचरण और व्यवहार। ये 3 चीजें जुड़ करके हमारे यहाँ पर चुने जाते हैं। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आप आते ही नहीं हैं, हमारे लिए आप उपयोगी नहीं। आप बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाले हैं, आप रोज आते हैं, आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं। हम आपको लेकर के आपको मॉडल पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि आपको देख करके हमारा 100 विद्यार्थी चलेगा? इसलिए आप उसमें होते हुए भी आप नहीं चुने जाएंगे। और ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि कक्षा प्रतिनिधि इन तीनों पैमानों पर खड़ा करना चाहिए। अगर इस तीनों पैमाने पर कोई कक्षा प्रतिनिधि खड़ा नहीं करता है तो इसके 2 लोग दोषी हैं। एक तो हमारा शिक्षक जिसने चुना है और एक वो विद्यार्थी को चुना गया। और ये दोनों इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अमर शहीदों के किए गए अपमान के अपराधी हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कह रहा हूँ, शिक्षकों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये छात्र संघ हमें वो दी गई श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे मॉडल संस्था हम खड़ी करते हैं जो कहीं भी हमारा अमर सेनानी को भारत का होगा वो देख करके प्रसन्न हो रहा था कि हाँ, हमारे देश में ऐसा भी छात्र चल सकता है। आपका छात्र संघ आपकी पढ़ाई की कीमत पर नहीं चलता। एक भी दिन पढ़ाई का नुकसान नहीं है। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव मासिक मूल्यांकन के दिन होता है, यानी वो एक दिन आपके मासिक मूल्यांकन का पहले से तय है, इसलिए कोई वहाँ पढ़ाई का नुकसान नहीं है। दूसरे दिन कक्षाएं चलती हैं, योग्यता भाषण तो 10 पर या 20 पर जब आपकी 40-40 मिनट की सभी कक्षाएं पूरी हो जाती है तब शुरू होता है। एक दिन आपकी पढ़ाई का नुकसान होता था जिस दिन वोट पड़ता था। इस साल चुनाव अधिकारी मुझे बनाया गया। यहाँ परंपरा है कि कोई भी किसी को भी कुछ दायित्व दिया जा सकता है, तो हमारे छात्र संघ प्रभारी ने कहा कि सब लोग दायित्व लेते हैं, प्रिंसिपल इस बार चुनाव प्रभारी हो जाए। हमने कहा ठीक, हम रह लेते हैं, इस बार चुनाव प्रभारी हम। स्वाभाविक है कि किसी भी प्रभारी को कहीं जाने पर जो जैसा चल रहा है उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने इस साल एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी में जो 3 दिन के चुनाव होते थे उसे 2 दिन में किया। अधिसूचना जारी हो चुकी है, वेबसाइट पर आपके पड़ चुका है, आप देख सकते हैं। जो चुनाव 3 दिन में होते थे 2 दिन में होंगे, यानी 30 तारीख को आपका मासिक मूल्यांकन हो रहा होगा। उस मासिक मूल्यांकन में शिक्षक अपना कक्षा प्रतिनिधि चुन रहे होंगे शाम को 3:30 या 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, जिससे कि 7वीं कक्षा का प्रतिनिधि पर्चा भर सके। अब पहले के लोग पहले भी आपका पर्चा दाखिला हो जाएगा। अगले दिन सुबह आप पर्चा वापस ले सकते हैं, पढ़ाई चलती रहेगी। इस बीच में पर्चे की जांच हो जाएगी। अगर आपका पर्चा वैध है अवैध है, जो प्रक्रिया चुनाव की होती है, पढ़ाई से कोई उसका लेना देना नहीं है। 2:10 के बाद, यानी जिस समय आपकी 7वीं या 6वीं घंटी पूरी हो रही है उसके बाद योग्यता भाषण हो जाएगा। समय आपकी वेबसाइट पर है, वो हमें याद नहीं, इसलिए 10 मिनट 5 मिनट का अंतर हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए। जो अधिसूचना जारी है उसमें भी 10-5 मिनट का अंतर हो सकता है कक्षाओं को सेट करने में, लेकिन उसके बाद योग्यता भाषण और मतदान शाम के 6 बजे के बाद है, 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक है। और जब मैं कह रहा हूँ तो इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि मतदान ऑनलाइन है, आप घर से करने वाले हैं। रिजल्ट रात के 11 बजे घोषित होगा, वो वेबसाइट पर चला जाएगा। आप वेबसाइट पर देख लीजिए हमारे वहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष मंत्री कौन चुना गया। और अगले दिन रविवार है, सोमवार को पढ़ने आएंगे। इसलिए एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, यदि जब कोई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हों तो वहाँ प्रयोग करने वाली टीम ऐसे किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं करती जो उसके इस किए गए तपस्या का मजाक उड़ाता है। और हमारा ये प्रयत्न 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो भारत के आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अपने अमर शहीदों को हम श्रद्धांजलि स्वरूप ये एक काम अपना अर्पित करते हैं। इसलिए छात्र संघ का नया प्रयत्न भी अर्पित करते हैं। उसके साथ किया गया मजाक उनके मान सम्मान के विरुद्ध किए गए अपराध के बराबर है, इसलिए उसमें शिक्षक भी दोषी होगा और जो प्रतिनिधि चुन लिया गया वो भी दोषी होगा। मेरा आग्रह है
चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। हमें विश्वास है कि हम और आप मिलकर के 2047 के विकसित भारत की दिशा में जहाँ हम हैं वहाँ से एक कदम ही सही आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम सबको, यानी वो चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज का कर्मचारी हो, अभिभावक हो, कोई भी, सबको मिल करके इस दिशा में सोचना होगा, चलना होगा। मुझे विश्वास है कि आप कम से कम अपने देश पर मरने वाले, अपने देश को आज़ाद कराने वाले, इस देश के आज़ादी की यात्रा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों के कृतज्ञ नहीं होंगे, उनकी कृतज्ञता आपको याद रहेगी और आप कम से कम भारत माता के सपूत की तरह मिलकर के काम करेंगे, नालायक पुत्रों की श्रेणी में होने से बचेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं राष्ट्रीय गीत के लिए वंदे मातरम के महाविद्यालय के छात्र। हमारी प्रतिमा